अच्छा, एक बॉडी को बनने के लिए क्या जरूरत होता है? बॉडी को बनने के लिए 5 तत्वों की जरूरत होती है। जब वो 5 तत्व मिलते हैं तब जाके एक बॉडी फॉर्म होती है। वैसे ही एक क्राइम के होने में कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है कि जब ये एलिमेंट्स होंगे तभी एक कोई भी एक्ट क्राइम कहलाएगा। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कुछ भी कर दिया और वो क्राइम हो जाएगा। क्राइम होने के लिए ये 4 एक्ट जो मेरे पीछे लिखे हुए हैं ये बहुत जरूरी है। जब ये चारों एक्ट किसी भी एक्ट में होते हैं तब जाके वो क्राइम होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ क्राइम कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। सो हे एवरीवन, माय नेम इज अपूर्वा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम डिस्कस करने आई हूँ। बेसिकली हम लोग के 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं। एक पहला होता है पर्सन। पर्सन का मतलब है जब तक कोई इंसान होगा ही नहीं तो कोई भी एक्ट होगा कैसे? दरवाजा तो किसी को नहीं न मारेगा, तो वैसे ही किसी भी पर्सन, किसी भी बॉडी का होना बहुत जरूरी है कोई क्राइम करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस रिया। मेंस रिया का हमारे लॉ टर्म में या जर्नल भी टर्म में मीनिंग होता है गिल्टी माइंड, कि जिस इंसान की नीयत या जिस इंसान का माइंड में कुछ क्राइम चल रहा है, कि वो कुछ गलत इंटेंशन से कोई एक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस रिया। नेक्स्ट आता है एक्टस रिया। एक्टस रिया के नाम से क्वाइट ऑब्वियस है एक्ट देन प्लस रिया, मतलब कोई एक्ट हो रहा है। तो किसी भी क्राइम को होने में एक्ट का होना तो बहुत जरूरी है। जब एक्ट ही नहीं होगा तो क्राइम कहां से होगा? लास्ट आता है इंजरी। अब भाई हमने पर्सन हो गया, गिल्टी माइंड हो गया, एक्टस रिया हो गया, एक्ट भी हो गया। अब उसका आउटकम क्या निकला? उसके आउटकम में किसी भी टाइप की इंजरी होना बहुत जरूरी है। अगर इंजरी ही नहीं है तो हम किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए ने बी को पत्थर खींच के मारा है, उसका सर फूट गया है, तो वहां पे भी इंजरी हुई है। मान लीजिए ए ने बी को बहुत गलत शब्द या बहुत गलत तरीके से डिफेम किया है, तो वो भी एक तरीके की इंजरी होती है, वो भी इंजरी ही में ही आएगा। तो ये हमारे बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में: पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रिया, इंजरी। आई थिंक आपको ये ओवरऑल एक सिंपल समरी समझ आ गई होगी कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में जरूरत क्या क्या एलिमेंट्स की होती है। अब हम उसकी डिटेल में जाते हैं। जब हम डिटेल में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, चलिए पहले पर्सन पे आते हैं। मान लीजिए अगर पर्सन नहीं है, कभी कभी कुछ एक्ट्स में पर्सन नहीं होता है, तो उस एक्ट में किस टाइप की लायबिलिटी बनेगी? तो उस केस में 2 टाइप की लायबिलिटी आएंगी। एक आएगी वाइकेरियस लायबिलिटी, दूसरी आएगी जॉइंट लायबिलिटी। अब मान लीजिए मेंस रिया हुआ है, अब मेंस रिया नहीं है कहीं पे, तो क्या वो क्राइम नहीं होगा? होगा। तो वहां पे किस टाइप की लायबिलिटी बनेगी? वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। सेम ऐसे ही एक्टस रिया, जहां पे एक्ट ही नहीं हुआ है, तो क्या कहीं पे एक्ट नहीं हुआ तो क्या वहां पे ये मेंस रिया हो, पर्सन हो, इंजरी हो, तो क्या वहां क्राइम नहीं हो सकता? हो सकता है, पर वहां पे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होगी। अब कहीं पे इंजरी ही नहीं हुई है पर बाकी के तीनों एलिमेंट्स थे, तो क्या क्राइम नहीं होगा? तब भी क्राइम हो सकता है। उस केस में इंचोट लायबिलिटी बनती है। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। अब हम लोग एलिमेंट्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले ये जो पर्सन है उसके अंदर मैंने जो आपको बताया था कि मान लीजिए पर्सन नहीं है, तो उस केस में क्राइम कैसे होगा वो मैंने बता रही थी। एक है वाइकेरियस लायबिलिटी के केस में, दूसरा है जॉइंट लायबिलिटी के केस में। जनरली वाइकेरियस लायबिलिटी हमारे जो आईपीसी में अगर हम बोले, क्रिमिनल लॉ में बोले, तो जनरली वाइकेरियस लायबिलिटी में कोई भी पर्सन लायबल नहीं होता है क्राइम के लिए। अब वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है? वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर सर्वेंट और मास्टर वाला एग्जांपल लगता है कि जैसे सर्वेंट है, सर्वेंट ने कोई एक्ट कमिट किया है तो उसके लिए उसका मास्टर लायबल होगा, मतलब किसी और ने एक्ट किया है पर उसके लिए लायबिलिटी किसी और की बन रही है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाइकेरियस लायबिलिटी का मास्टर एंड सर्वेंट वाला, कि जो भी सर्वेंट एक्ट करेगा उसके लिए मास्टर लायबल होगा। तो जनरली वाइकेरियस जो है क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल नहीं होता, ये जनरल बात है। पर आईपीसी में हमारे एक्सेप्शन है, सेक्शन 154 में, 155 में, 156 में। मैं इन सेक्शन को कभी डिटेल में और डिस्कस करूंगी, पर आप लोग आईपीसी का बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें आपको ये तीनों सेक्शन दिख जाएंगे जिसमें वाइकेरियस लायबिलिटी के रूल के बारे में बताया गया कि इन तीनों कंडीशन के अंदर वाइकेरियस लायबिलिटी में क्राइम बनता है और पर्सन लायबल होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी में जनरली मेंस रिया अब्सेंट होता है प्लस पर्सन अब्सेंट होता है, क्योंकि जब किसी और के एक्ट के लिए कोई और लायबल है, मैं किसी और के एक्ट के लिए लायबल हूं, तो मैं वहां तो अब्सेंट हूं ना, मैं तो वहां हूं ही नहीं, तभी तो मैं लायबल हूं। किसी और सर्वेंट ने एक्ट किया है, मास्टर लायबल है, मास्टर थोड़ा ना वहां प्रेजेंट था, सर्वेंट वहां पे था, तो पर्सन वहां अब्सेंट होता है। मेरा गिल्टी माइंड नहीं था तो मेंस रिया भी अब्सेंट है वहां पे। तो आई थिंक वाइकेरियस लायबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आर वर्सेस हेगन का केस है।
इस केस के अंदर एक इंग्लैंड का केस है, इसमें ये बोला गया था कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ के केस में जनरली ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। इंग्लैंड में एकदम वाइकेरियस लायबिलिटी का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, 2-3 एक्सेप्शन है उसमें होता है। हमारे आईपीसी में भी नहीं होता है, पर ये एक्सेप्शन के अंदर होता है। अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी का। ज्वाइंट लायबिलिटी क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं वहां पे ज्वाइंट लायबिलिटी का एक्ट होता है। अब ज्वाइंट लायबिलिटी से एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ एग्जांपल दिए हुए, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई कि एक पर्सन के द्वारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कभी नहीं हो सकती। जैसे नलिनी वर्सेस स्टेट के केस में बोला गया था कि सिंगल पर्सन कैन नॉट डू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्ट, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी पढ़ी होगी तो आप लोग को पता होगा। दूसरा आता है अनलॉफुल असेंबली में 4 या 4 से ज्यादा लोग होंगे। डकैती में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं तब डकैती फॉर्म होता है। सेक्शन 34 जहां पे कॉमन इंटेंशन की बात की, कॉमन इंटेंशन कॉमन ही वर्ड अपने आप में बता रहा है कि 2-3 लोगों का इंटेंशन जब मिलेगा तभी तो कॉमन हम बोलेंगे। मेरे अकेले के इंटेंशन को मैं कॉमन इंटेंशन थोड़ी ना बोलूंगी, मेरा है और एक बी पर्सन का इंटेंशन है तो हम दोनों का इंटेंशन दोनों का एक जैसा है तो उसको कॉमन बोलेंगे। तो 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, उसमें भी 2 लोगों से 2 या 2 से ज्यादा लोग इंक्लूड होते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी। तो ये ज्वाइंट लायबिलिटी और वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट तब एप्लीकेबल होगा जहां पे पर्सन जो है अब्सेंट है। ऑलराइट, आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। नाउ कमिंग टू द मेंस रिया। अब हम लोग बात करते हैं मेंस रिया की। मेंस रिया का मतलब मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, मतलब होता है ईविल या फिर कोई भी गिल्टी इंटेंशन, या फिर हम उसे कल्पेबल इंटेंशन भी कह सकते हैं। मेंस रिया में ये 2 मैक्सिम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मेंसिट रिया, इसका मतलब होता है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए एक मेंस रिया का होना प्लस एक एक्ट का होना, दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। अकेला एक एक्ट बिना मेंस रिया के क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। दूसरी मैक्सिम है एक्टस मी इनोविटो फैक्टस नॉन ईज मेंस एक्टस, इसका मतलब होता है कि एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई बिल इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई भी क्राइम ऐसा हुआ है कि मैंने किया है पर मेरी उस क्राइम को करने की इच्छा नहीं थी, मैं के दबाव में आके, मान लीजिए मेरी किसी रिलेटिव को किसी ने गन पॉइंट पे रखा है तब जाके मुझसे फोर्सफुली कोई काम करा रहा है, तो दैट इज अगेंस्ट माई विल, कि मेरी इच्छा नहीं थी उस काम करने में लेकिन मुझे फोर्सफुली उस काम को करवाया जा रहा है, कोई क्राइम को करवाया जा रहा है, तो उस केस में वो क्राइम नहीं होगा। तो मेंस रिया यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, तो इस केस में जो होगा वहां पे क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट नहीं माना जाएगा। तो ये 2 मैक्सिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं इस मेंस रिया अगर नहीं है तब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? बाइगेमी। बाइगेमी में क्या होता है कि एक पर्सन का मैरिज हो गया है, वो उस मैरिज के होते हुए भी सेकंड मैरिज करता है, तो वहां पे वो जो पर्सन होता है वो बाइगेमी के लिए लायबल होता है। ये सेक्शन 494 और 495 में बताया गया है। उसके बाद आता है पब्लिक न्यूसेंस, जो सेक्शन 268 में बताया गया है, उस केस में भी मेंस रिया अब्सेंट होता है। क्रिमिनल लायबल, क्रिमिनल लायबल जो बेसिकली होता है वो हमारे क्रिमिनल लॉ में नहीं आता है, वो हमारे टॉर्ट में होता है, उसमें भी मेंस रिया नहीं होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उस केस में मेंस रिया अब्सेंट होता है। किडनैपिंग, किडनैपिंग सेक्शन 361 में है जिसके अंतर्गत मेंस रिया अब्सेंट होता है। तो ये 5 एक्सेप्शंस हैं जिसमें मेंस रिया नहीं होता है। इसके अलावा मेंस रिया में ये 2 केस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा है आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन। आर वर्सेस प्रिंस और आर वर्सेस टॉल्सन आपको इतने एमसीक्यूज और इतने एग्जाम्स में मिलेंगे, हर जगह ये प्री में पूछा ही जाता है या मेंस में लिखने को तो आएगा ही आएगा। तो आर वर्सेस प्रिंस केस में, इस केस में कोर्ट ये बोलती है कि ये जो पर्सन जिसने उस लड़की को लेके गया, वो लड़की अपनी इच्छा से ही उसके साथ जाती है, पर क्योंकि वो माइनर है, यहाँ पे वो पर्सन जो लड़का होता है वो उस लड़की को लेके जाने के लिए, किडनैपिंग के लिए लायबल होता है, भले यहाँ पे उसका कोई मेंस रिया नहीं था क्योंकि वो लड़की अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी। आर वर्सेस टॉल्सन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो 6 महीने के बाद अपनी शादी में, उसके पति जो है कहीं चला जाता है, बहुत टाइम तक नहीं आता है, कुछ भी रीजन होता है कि वो शादी कर लेती है दूसरी, तो यहाँ पे कोर्ट जो है ये बोल देता है कि वहां पे ये पर्सन लायबल नहीं है, वो लड़की बाइगेमी के लिए लायबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एक्टस रिया की। एक्टस रिया में क्या होता है, जो कोई भी क्राइम होता है उसमें एक्ट का होना बहुत जरूरी है। जब वहां पे गिल्टी माइंड और एक पर्सन मिलकर एक एक्ट कमिट करते हैं तो वो क्राइम फॉर्म होता है, और साथ में इंजरी का होना भी इंपॉर्टेंट है। पर मान लीजिए कहीं पे कोई एक्ट नहीं हुआ तो
उस केस में क्या होगा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का रूल अप्लाई होगा। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में जो फिजिकल प्रेजेंस होती है वो एकदम अब्सेंट होती है, पर वहां पे इंजरी होती है। माइंड दैट फिजिकल प्रेजेंस अब्सेंट है पर इंजरी होती है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में एक एग्जाम्पल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है, उन लोगों ने प्लान करते हैं मिलके कि हम लोग सी का मर्डर करेंगे। ए और बी मिलके प्लान करते हैं कि वो सी का मर्डर करेंगे। क्या होता है, बी जाके सी को मार देता है। यहाँ पे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए लायबल होगा? यहाँ पे क्या ए लायबल होगा? यस, यहाँ पे ए लायबल होगा। भले ही ए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था सी को मारते टाइम, पर ए भी लायबल होगा क्योंकि ये इन दोनों का प्लान था, दोनों का मेंस रिया था और यहाँ पे इंजरी भी हुई है, यहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बी के कंटेस्ट में नहीं, सिर्फ ए के कंटेस्ट में, कि ए यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस नहीं था, मतलब ए के द्वारा कोई एक्ट नहीं हुआ है, पर फिर भी ए लायबल होगा क्योंकि उसके एक मेंस रिया की वजह से एक इंजरी हुई है, उसी की प्लानिंग प्लॉटिंग बी के साथ में थी, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के अंदर लायबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलीगल। यहाँ पे मेरा इलीगल बताने का मतलब है कि कोई भी एक्ट इलीगल कब होगा। तो इलीगल का डेफिनेशन आईपीसी में सेक्शन 43 में बताया गया। उसके अंदर जो कोई भी ऑफेंस होता है, ऑफेंस जो आईपीसी या किसी भी लॉ के अंदर डिफाइंड है, वहां उसी के अंदर ये ऑफेंस का मीनिंग आएगा। तो कोई भी एक्ट, कोई भी ऑफेंस होता है तो वो इलीगल होगा। कोई भी चीज लॉ के द्वारा फॉरबिडन, मना है, वो होगा ऑफेंस, वो इलीगल होगा। कोई भी चीज सिविल एक्ट, कोई भी चीज फर्निश्ड है, ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन के लिए कोई भी चीज फर्निश्ड की गई है, कोई भी ग्राउंड फर्निश किया गया है, तो वो इलीगल होगा। अब हम लोग आते हैं इंजरी के ऊपर। इंजरी में हमारी ये चार चीजें आती हैं जो सेक्शन 44 में आईपीसी में डिफाइंड है कि इंजरी क्या होगा। बॉडी पे इंजरी हो सकती है, माइंड के ऊपर इंजरी हो सकती है, रेपुटेशन पे इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी पे इंजरी हो सकती है। बॉडी पे तो सिंपल है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, तो वो तो सिंपल बॉडी इंजरी हो गई। माइंड पे कैसे होगी कि किसी ने मेंटली किसी को हैरेस किया, तो वहां पे माइंड पे इंजरी हो रही है। रेपुटेशन में डिफेम किया, किसी के साथ डिफामेशन कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, माइंड पे रेपुटेशन पे इंजरी हो रही है। प्रॉपर्टी पे क्या होगा, किसी ने किसी प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचाया, किसी ने किसी प्रॉपर्टी से छेड़खानी की, प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस गया, तो वहां पे क्या होगा, प्रॉपर्टी के साथ में इंजरी होगी। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा आईपीसी में क्राइम है जिसमें ये सेक्शन 44 की डेफिनेशन के चारों पॉइंट एक ही सिंगल क्राइम में आते हैं। सो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं कि इसके एक्सेप्शन। मान लीजिए कहीं पे इंजरी नहीं है, तब क्या, वहां पे ये इनकोर्ट क्राइम का रूल अप्लाई हुआ। इनकोर्ट क्राइम क्या होते हैं, वो क्राइम जो पूरे नहीं है, मतलब अपूर्ण दायित्व मतलब कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट कर रहा है कोई भी पर्सन, चाहे मर्डर का अटेम्प्ट हो, चाहे किसी और चीज का किडनैप, मतलब किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट हो रहा है, तो वहां पे हो जाएगा ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, सिर्फ हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एक्ट को फर्दर कमिट नहीं किए हैं, तो हमारा इन कोर्ट क्राइम में आ जाएगा। वहां पे इंजरी नहीं हुई है पर हमने यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की। आपको पता होगा कि कोई भी पर्सन एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को फॉर्म करने के लिए भी लायबल होता है। लास्ट आता है हमारा अबेटमेंट। अबेटमेंट के केस में भी बिना इंजरी के भी पर्सन लायबल होता है। So these are the 4 basic elements of the crime and are very important for every exam purpose. I hope you like this video. Make sure to follow us on the Instagram, Telegram and subscribe our channel. See you in my next video. Bye bye.